नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अपने अपने क्षेत्रों की फटाफट खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गोहरपुर गांव के समीप सड़क किनारे मिली लाश। सूचना मिलते ही स्थानीय गांव निवासी इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लाश की पहचान विनोद पुत्र रामाश्रय गौड़ 35 वर्षीय निवासी लहनपट्टी के रूप में हुई है। परिजनों ने कहा कि कल शाम से ही मृतक विनोद घर से बिना बताए कहीं गया था। रात में काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला। आज दिन में लगभग 11 के करीब सड़क किनारे खाई में एक लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि लहनपट्टी गांव निवासी व्यक्ति की लाश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक 2 भाइयों तथा 2 बहनों में सबसे छोटा था। पिता विकलांग है तथा कुछ वर्ष पूर्व मृतक की पत्नी की भी मौत हो गई है। मृतक के पास केवल एक 9 वर्ष की लड़की है। देखने से प्रतीत होता है कि अधिक ठंड लगने से मौत हुई है। संपूर्ण जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला ने, आपको सुनवाते हैं। ये जानकारी करने पर पता चला है, ये अपने घर से 8-9 बजे निकला था, फिर वापस आया तो इसके शरीर में कहीं कोई जाहिरा चोट नहीं है। अभी देखने से तो यही प्रतीत होता है कि अधिक ठंड के कारण इसकी डेथ हुई है, लेकिन मुख्य जानकारी पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी डेथ क्यों हुई है। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की जाफरपुर में ईडीए द्वारा रविवार को किसी व्यक्ति द्वारा कराई गई प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया है। तो एक महिला निर्माण कार्य कर रही थी, उसे नोटिस जारी किया जा रहा है। रविवार को अवकाश का दिन होने के बाद भी ईडीए पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। नगर की जाफरपुर में के किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कृषि और क्षेत्र की भूमि पर प्लाटिंग की गई थी। उसके द्वारा कुल 24 प्लाट काटे गए था। इसकी जानकारी होने पर एडीए सचिव बैजनाथ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी के सहारे उक्त प्लाटिंग को ध्वस्त कराया। जबकि वही बगल में मकान निर्माण करा रही एक महिला को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि 4 लेन बनने के बाद अब कुछ लोगों द्वारा उसके किनारे जमीनों की प्लाटिंग कर बेचने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ और अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा से मात्र भारी मात्रा में गांजा लाकर शहर में खपाने का कार्य किया जाता था। मुखबिर से मिली सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने बैठौली पुल के पास से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है तथा तलाशी लेने पर उनके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया है। एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और होंडा सिटी कार व पल्सर बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरी गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। इस बाबत और क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। थाना कोतवाली पुलिस टीम और स्वेट टीम, इनके दोनों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 5 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि गांजा तस्कर हैं। और इनके पास से जो गांजा सप्लाई करने वाली गाड़ी हीरो होंडा सिटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं और 50 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरह एक बड़ी सफलता है। कुछ दिनों पहले पवई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था और अब पुणे कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा पकड़ा गया है। तो जो गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता स्थानीय पुलिस की। देखिए, ये कई तरह के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये वो अलग था और ये गिरोह अलग था, लेकिन ये बात जरूर पता चली है कि यहाँ पर कुछ जो भांग का लाइसेंस लिए हुए जो दुकानें हैं वो भांग की सप्लाई ना कर गांजे की बिक्री उन दुकानों पे से की जा रही भांग के, और बहुत जल्दी उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इनपुट मिल रहे हैं और जिस दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे उस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रहने वाले तो ये आजमगढ़ के ही हैं, लेकिन ये तस्करी का काम जो है और जिलों में भी। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शासन और प्रशासन गरीबों को आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वही कुछ गांवों में दबंग लोग सरकार के मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के नैनपुर के गांव में देखने को मिला, जहां मुसहर जात के अनुसूचित गरीब ग्रामीण आज
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गांव के कुछ दबंगों द्वारा घर बनाने में अवरोध डालने का आरोप लगा। ज्ञापन सौंपा। मुसहर जात के वकील सिंहासन यादव ने मीडिया को बताया कि काफी गरीब लोग हैं। गांव के दबंगों द्वारा इनकी कॉलोनी बनाने में अवरोध डाला जा रहा है। सरकार द्वारा इन्हें कॉलोनी स्वीकृत कर दी गई है, फिर भी ये अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। और क्या कुछ कहा है एडवोकेट सिंहासन यादव ने, आपको सुनवाते हैं। नैनपुर ग्राम पंचायत नैनपुर, तहसील सदर, थाना जहानागंज के ये मूल निवासी मुसहर जाति के अनुसूचित हैं और उस सरकार द्वारा आवास योजना के तहत इनको आवास स्वीकृत हुआ है। गांव के और रामकरण और मंगल चौहान और उसके साथ मंगल चौहान का जतन चौहान और कुछ लोग और मिलकर इन लोगों की कॉलोनी रोक रहे हैं और वहां से मारपीट के भगाए हैं। ये यहाँ आए हैं तो इनकी एप्लीकेशन डीएम साहब को दी गई है और वो यहाँ पर आए हैं। इनकी ज़मीन है, मूल निवासी वो यहीं के हैं। इनका सभी कुछ आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड और सभी ऐसा कर रहे हैं। वो लोग जबरन ऐसा कर रहे हैं, दबंगई के बल पर कर रहे हैं कि ये सब यहाँ न रहें। कितने परिवार हैं? परिवार 11 लोगों को तो कॉलोनी स्वीकृत है, वैसे करीब 18-19 परिवार हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो ऐसी दबंगई कर रहे हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके और उचित कार्रवाई की जाए और इनके निर्माण में जो अवरोध पैदा हो रहा है उसको अवरोध को दूर किया जाए। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जालौन कोच में ताबड़तोड़ चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चोरियों से जिला में लोग भयभीत हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने जिले को क्राइम फ्री बनाने का संकल्प लिया है, तो ये अपराधी एक के बाद एक वारदात कर पुलिस को चुनौती दे डाली है। बीती रात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरोदा खुर्द में रिटायर्ड अध्यापक शत्रुघ्न सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी बरौदा खुर्द के घर चोरों ने धावा बोलकर 8,85,000 रुपया नकद तथा लगभग 50 ग्राम सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि कुछ रुपया खेती का आया था तथा पेट्रोल पंप का आया था। पीड़ित ने बताया कि 1-2 दिन बाद जमीन का बैनामा कराना था, उसके लिए पैसा एकत्रित कर रहे थे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इमरान खान, सागर चौकी प्रभारी संजीव कुमार, कटिहार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। पीड़ित की तहरीर लेकर पुलिस जांच में जुट गई। क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि SOG और सर्विलांस टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। जल्द से जल्द चोरी का अनावरण किया जाएगा। कोच थाना क्षेत्र में एक बरौदा खुर्द गांव है, वहां पर एक शत्रुघ्न सिंह करीब 85 वर्ष के वृद्ध हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके घर में चोरी हो गई है। मौके पर थाना प्रभारी कोच और क्षेत्राधिकारी कोच गए थे। तहरीर उनकी प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अपनी स्वाट सर्विलांस की भी टीम उस पर लगाई गई है। शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। सर पिछले दिन भी सर कोच क्षेत्र के गांव में 3 घरों में चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक? हाँ, उसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सभी का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। उस पर बड़े गंभीरता से टीमों को लगाया गया है। सर कितनी बड़ी चोरी है? इन्होंने तहरीर में दिया है कि इनके पास नकद 8,35,000 रुपये था और वो चोरी गया है। कुछ जेवर भी चोरी गए। सामान इसमें 9 लाख के लगभग नकद कैश है और 4-5 तोला के करीब सोना हुए, चांदी की चीजें हैं। ये कैसे चोरी हुई? क्या कहाँ थे आप? क्या है घटना? अगर यही पता हमें होता जी। हुआ ये है जी कि हम 3:14 पर उठे तो हमने पानी की बाल्टी गीजर से भर के एक रखी और वो कपड़ा पहन के हम गए ऊपर 456 पे। 456 पे हम छत पे पहुंच गए, घूमने लगे जाके। 5:30 के और पास हमें बाहर हल्ला सुनाई दिया तो हमने पूछा हमने क्या हो गया, किधर क्या? तो एक बहू ने बताया, बोले पापा चोरी हो गई। किसके यहाँ? बोले तुम्हारी यहाँ हो गई और लंबी चोरी हो गई। अरे बस फिर हम उतर के नीचे आए, तब ये सारी घटना हमें जो है मालूम हुई। पुलिस के उच्च अधिकारी वगैरह ने मुआयना किया कि आए या जानकारी हुई? पुलिस वाले आए तो हैं जी, पूछताछ कुछ कर गए। किसी पे शक वगैरह? हाँ, किसी पे शक नहीं। हमारी किसी से बुराई नहीं है, ना गांव में ना बाहर, और ना किसी से कुछ। 20 न्यूज
आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि तीनों कानूनों पर आज सुनवाई हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन लगाया है कि किसानों की रैली से गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम से कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है किसानों के कार्यक्रम से कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर एपी सिंह ने भी कहा कि किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके चकाचक रोका हुआ है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ उनके ही परिवार के जवान दिल्ली पुलिस में तैनात है, जो आधुनिक असलाहों से लैस है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि इस कानून को वापस लें। भारत सरकार को इन कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील किया है कि किसानों के मामले में प्रधानमंत्री को आपको पहल करनी चाहिए। तो वही श्री सिंह ने भी कहा कि कानून जल्द वापस होना चाहिए तथा समस्या का समाधान भी तभी हो पाएगा। उन्होंने भी कहा कि अगली सुनवाई 20 जनवरी को है और लाखों किसान बॉर्डर पर इस भीषण कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि 26 जनवरी के पहले रामलीला मैदान में किसान की रैली की इजाज़त कर सरकार दे दे। उन्होंने भी कहा कि कमेटी में जो 3 सदस्य हैं वो निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि कमेटी के सदस्य नॉन पॉलिटिकल और राजनैतिक होना चाहिए। और क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस है और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तब के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से 17 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी जानकारी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। उसमें ये मांग की गई है कि 26 जनवरी से पहले अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। इसलिए 17 जनवरी को लोक शक्ति भाकियू के अध्यक्ष की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दे दी गई। अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला। आज मुझे नोटिस, हाँ, एक यूनियन के द्वारा, एक यूनियन के द्वारा कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेकर रखी है। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित है। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं। इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए, अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे, अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय जो होना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। प्रशासन ये नहीं चाहता है कि कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी पुलिस व्यवस्था में रह जाए। इसी के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना कोतवाली परिसर में कुल 25 ग्राम सभाओं के प्रधान, पूर्व प्रधान, प्रधान पद के संभावित प्रत्याशीगण आदि के साथ मीटिंग आयोजित की गई।
और भावमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने हेतु गांव में व्याप्त किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी कर निष्पक्ष रूप से निस्तारण करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया और उच्च अधिकारीगण के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। आगामी चुनाव को लेकर पहले भी और अब भी कशीदगी तनाव जो बना रहता है और वो कशीदगी तनाव एक अपराध की तरफ न जाए, किसी अपराध की तरफ न जाए, स्वच्छंद वातावरण में हो तो किसी प्रकार की कोई वाद विवाद या पेशबंदी किसी भी प्रकार से एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कदापि न करें, क्योंकि ये बातें छिपती नहीं, मालूम हो ही जाता है। सच्चाई आज नहीं तो कल पता हो ही जाता है। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के नवरसिया गांव के पास शनिवार की देर शाम हुई मुठभेड़ में फरार दूसरे बदमाश का अब तक कोई पता नहीं चल सका, जबकि गिरफ्तार बदमाश से हुई पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य गुजरात में एक आभूषण कारोबारी की यहां से 1 करोड़ का सोना लूटने की योजना बनाए थे। घटना को अंजाम देने के लिए रेकी भी कर चुके हैं, जल्द ही गुजरात के लिए रवाना होने वाले थे। प्रभारी निरीक्षक सरायमीर अनिल सिंह के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश कृष्णानंद विश्वकर्मा और मिंटू तरवा थाने के खरियानी गांव का निवासी है। वो साल 2010 में पहली लूट की घटना लखनऊ में किया था। इसी घटना के साथ ही जरायम की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद लूट की टवेरा गाड़ी बरामद हुई थी, तभी से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कृष्णानंद अपराध जगत से कमाई गई रकम के जरिए अमेठी में शानदार मकान और फार्म बनाया है। उसके विरुद्ध 12 लूट, 5 डकैती, 3 हत्या और 2 हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसके लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में पुलिस व स्वयं सेवी संगठन और ड्राइवर शामिल थे। सभी लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर के हर प्रकार के स्लोगन लगे हुए थे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ आज किया गया है, जो 17 फरवरी तक समापन है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि इस अभियान के तहत बृहद रूप से जागरूकता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी हो सके। खासकर ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को व चलने वालों को कैसे सुरक्षा दिया जाए और कैसे लोग चले, इसके लिए बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान पर एसपी आजमगढ़ ने और क्या जानकारी दी। प्रारंभ हो रहा है और सड़क पर चलने वालों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और कैसे लोग सुरक्षित रहें, इस पूरे जो अभियान चलाया जाएगा वो इसी को केंद्रित करके चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम होंगे। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, उसमें नियमों का प्रचार प्रसार भी होगा, उसमें गोष्ठी और सेमिनार्स भी होंगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके दौरान चलाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स इस दौरान दिखाई जाएंगी ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, ड्राइवर्स में विशेषकर जागरूकता बढ़े और ये जो सड़क पर होने वाली दुर्घटना है उससे होने वाली मृत्यु की दरों में कमी आए। अभी हमने एक शपथ भी पढ़ाई है जिसके अंदर जो दुर्घटना के होने वाले मुख्य कारण हैं उनके बारे में शपथ दिलाई गई कि हम उन चीजों को नहीं करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है 17 तारीख को जब हम इसका समापन करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद आजमगढ़ में दुर्घटनाओं का ग्राफ गिरेगा और होने वाली मृत्यु दर की इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा को एक बड़ी सौगात मिली है। जल्द शुरू होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कटैया पहुंचे विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा, साथ में आवास विकास सहायक अभियंता अतुल चंद्र श्रीवास्तव पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनने वाली जमीन का सर्वेक्षण किया। अरुण मृदा परीक्षण कार्यालय प्रयोगशाला लखनऊ की टीम द्वारा सैंपल लिया गया। जल्द शुरू होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य। 33 करोड़ की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा। विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा के प्रयास से विश्वनाथगंज विधानसभा को 3 पॉलिटेक्निक राजकीय विद्यालय कटैया मिले हैं। कटैया गाबी पूरब गाँव में कॉलेज बनेगा। तो वही इस दौरान विधायक ने गौशाला का भी निरीक्षण किया। क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।
कटैया प्रधान प्रतिनिधि तूफान सिंह ने विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर के वर्मा, दिनेश सिंह डकैता का आभार जताया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सरिया स्थित पहाड़ी बाबा देवस्थल से जुड़ी 2 सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आजमगढ़ के कार्यकर्ता आगे आए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहाड़ी बाबा देवस्थल से जुड़ी हुई 2 सड़कों, एक भेटही मोड़ से पहाड़ी बाबा तक दूरी 1.5 किलोमीटर और दूसरी नेबुआडी से पहाड़ी बाबा तक की दूरी लगभग 500 मीटर की स्थिति बेहद खराब है। दोनों सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है और आए दिन उस पर गिरकर लोग घायल होते रहते हैं। हम सभी लोग आज इन सड़कों को देखने आए हैं और जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और यदि हमारी मांग 1 महीने में पूरी नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारियों को हमारी मांगें माननी पड़ेगी और सड़क की मरम्मत हर हाल में करवाना पड़ेगा। एकत्रित हुए हैं पहाड़ी बाबा की सरैया में रोड के विषय में, और हम लोग चाह रहे हैं कि जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग गिर भी जाते हैं, यहाँ पे रोड टूटी हुई है। उसकी मांग के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और आज हमारी हिंदू महासभा इसके लिए यहाँ आकर के खड़ी हुई है। हम लोग रोड की जांच के लिए यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ा देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जा कर के एसडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां जय श्री राम के उद्घोष से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त हाथ में भगवा झंडा लेकर नगर के प्रत्येक घरों पर जाकर राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा दी गई अपील के प्रार्थना पत्र को देकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जुड़ने की अपील कर रहे थे। शोभा यात्रा नगर के राम जानकी मंदिर से शुरू हुई, तत्पश्चात भरन चौक, कुला बाजार, जायसवाल मोहल्ला, बब्बर चौक होते हुए केसरी तिराहे पर पहुंची। उसके बाद शोभा यात्रा मेन रोड होते हुए रोडवेज, राम पूजन चौक, पटेल चौक होते हुए पुनः राम जानकी मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर बच्चे हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। शोभा यात्रा में स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू महापरिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं समेत राम भक्त कार्यकर्ता बंद सम्मिलित हुए थे। यूपी की 12 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा के सभी 10 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशियों में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण शुक्ला, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सलील बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल है। परिषद की 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके पहले सपा के 2 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के लिए आजमगढ़ के फूलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू का माल्यार्पण के बाद स्वागत किया गया। ब्लॉक मिर्जापुर के पिंडारा नगर न्याय पंचायत के सिरवा गांव में संगठन सृजन अभियान के तहत न्याय पंचायत की पाठशाला हेतु जा रहे थे। इस दौरान फूलपुर में कांग्रेस के जिला महासचिव शाहिद सदाब के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रदेश महासचिव विश्व विजय सिंह, जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह, प्रवेश सिंह, पूर्वांचल प्रभारी मंदिर मिश्र, साजिद आजमी, तुफैल अहमद, अब्दुल समद आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां फूलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह और लल्लू का माल्यार्पण के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। आजमगढ़ के गोसाई की बाजार में स्थित शांति सुदामा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दर्जनों संस्थानों के चेयरमैन एवं उद्योगपति दीपक राय की ओर से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में अपनी ओर से 15,11,111 रुपये का सहयोग दिया गया। उन्होंने यह धनराशि लालगंज जिले के RSS के विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी को सौंपी है। श्री राय ने कहा कि अपने माता पिता के निर्देश तथा अपने अभिभावक लालगंज के भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय के मार्गदर्शन में उन्होंने मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए उनका योगदान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने समाज के हर तबके से अपील की है कि सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के लिए अपने स्तर से अपना योगदान करें, ताकि अयोध्या में दुनिया का सबसे भव्य धार्मिक स्थल बन सके। इस अवसर पर श्री राय के पिता सचिदानंद राय, राकेश दुबे, जितेंद्र बहादुर सिंह प्रधान, बाल मुकुंद राय, सूरज प्रकाश राय, सत्यम राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये हमारे जीवन का
मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई दिन आएगा, बेहतर पल आएगा कि भगवान राम के द्वारा जो दी गई हमको व्यवस्थाएं थी उसी में से कुछ अंत निकाल के हमने उनके चरणों में समर्पित किया है। और ये धनराशि मेरे परिवार द्वारा मेरे अकाउंट से 15,11,111 रुपये की धनराशि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए हमारे परिवार द्वारा मेरे अकाउंट से वो कटेगी। इस संबंध में हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लालगंज श्री ऋषिकांत राय जी ने कई बार मुझे प्रेरित भी किया था, ये भाव मेरे मन में था। उसके बाद आज जो लालगंज और आजमगढ़ के जो जिला प्रचारक हैं हमारे श्री श्रद्धेय बैरिस्टर जी भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, उनके वो और राकेश दुबे जी जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं राम मंदिर निर्माण समिति के, उनके हाथों में हमने जो है चेक 15,11,100। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा तहसील फूलपुर में स्थित दुर्वासा धाम, तहसील निजामाबाद में स्थित दत्तात्रेय मंदिर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उक्त स्थलों पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा गया। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। दुर्वासा धाम पर लोगों द्वारा बताया गया कि चौराहे से मंदिर समीप होने के कारण आए दिन अराजक तत्व आते रहते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अराजक तत्वों से सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही तहसील निजामाबाद स्थित शीतला धाम का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार, एसडीएम फूलपुर राघवेंद्र सिंह, एसडीएम निजामाबाद राजीव रतन सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो यह स्थानीय स्तर पर महिलाओं को न्याय ही नहीं मिल रहा है। ताजा मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ला का है, जहां बेटी पैदा होने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बार बार मुबारकपुर थाने का चक्कर लगाने के बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला, तो उसने एसपी सुधीर सिंह का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता मुशर्रफ परवीन ने अपने पति इसरार अहमद पर आरोप लगाया कि बेटी पैदा होने के बाद पति द्वारा आए दिन मारपीट की जाने के विरोध में करने पर उसके ससुराल वालों ने उसे घर से मायके भेज दिया है। इसकी शिकायत जब उसने मुबारकपुर थाने पर की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित मुशर्रफ परवीन ने, आपको सुनवाते हैं। मुबारकपुर शादी हुई इस्लामपुरा और साल भर हम रहे हैं वहाँ पे। मेरा पति हमको तब मेरी बेटी जब हो गई तब हमको मारने लगा, कह रहा बेटी काय पैदा हुई है और काली है, दोस्तों के सामने ले जाते बेइज्जती महसूस हो रहा है। और क्या नाम और कहानी बाइक लेके आई, दहेज मांग रहा है। हाँ बाइक अब कहानी बाइक लेके आई। मेरी अम्मी सार सामान पूरा सब कुछ दिए उसको, 2-2 तो सोने की अंगूठी मिली है, कैश उसको मेरी अम्मी दी है, 90,000 रुपये कैश दी है। किस सन में शादी हुई थी? 30 अप्रैल 2017। तो फिर कितने दिन बाद ये सब हुआ? ये सब ये साल भर बाद जब बेटी मेरी पैदा हो गई है तब। थाने पे गई, क्या हुआ? थाने पे गए तो क्या नाम है महिला थाने में अब गए तो वहाँ हाँ महिला था, वहाँ पे गए 2 बार पुलिस बुलाए पर वो लोग घर छोड़ के भाग गए थे, हमको घर से रखवे नहीं कर रहे थे। 2 बार पुलिस गई पर हम कोई सुनवाई नहीं हुई, 2 बार पुलिस गई। फिर उसके बाद हम यहाँ आजमगढ़ के महिला थाने में आए, वहाँ से रिपोर्ट गई, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम नई किरण चल रही थी, वहाँ पे कितनी बार दौड़े, वहाँ पे भी कोई नहीं आया। फिर उसके बाद हम एसपी ऑफिस से मुकदमा करवाएं, फिर उसके बाद वहाँ थाने पे मुकदमे पे भी वो नहीं आ रहा है, भागा भागा रह रहा है, खाली धमकी देता। क्या है? हम चाहते वो आए, मेरी बेटी का सवाल है साथ में लेके रहे। मेरी बेटी बाप हर जगह पे उसको हर मोड़ पे बाप की जरूरत, स्कूल में एडमिशन करवाना, 3 साल की मेरी बेटी हो गई है, मेरा आधार कार्ड इसका नहीं बना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और 2-2 बार मार चुका है हमको। मेरे ससुर लाकर हमको घर पहुंचा दिए, शादी तो किए थे सबके साथ और ला के पहुँचा दिए हमको घर पे मार पीट के, कह रहे घर जाओ। फिर मेरी अम्मी ले गई पहुँचाने के लिए तो मेरी सास कह रही हम नहीं रखेंगे, ढकेल दिए बाहर। भारतीय रेल मंत्रालय के सदस्य शिव मोहन शिल्पकार पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने आजमगढ़ रेलवे का निरीक्षण किया है और साथ में स्टेशन अधीक्षक डीबी सिंह उपस्थित रहे। श्री शिल्पकार ने स्टेशन अधीक्षक से आम जनमानस के भारतीय रेलवे हित के लिए अनेक पहलुओं पर चर्चा की है। इसमें स्टेशन के बाहर क्षतिग्रस्त मार्ग, सुलभ शौचालय, बंद पड़े क्रॉसिंग के साथ साथ टिकट आदि के संबंध में एक दूसरे के साथ जनहित के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करने का चर्चा किया गया। आजमगढ़ स्टेशन को वास्तव में आदर्श स्टेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ में सहयोगी रहे
विशाल कनौजिया, शुक्लैश प्रधान, राम प्यारे यादव, जयराम यादव, रामचंद्र राम यादव उपस्थित रहे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे तो साफ सफाई है, लेकिन रेलवे स्टेशन के जो बाहर सुलभ शौचालय न होने के कारण यात्री चूँकि प्लेटफार्म टिकट लेकर तो अंदर आएगा नहीं, इसलिए उसको जो भी दिक्कत है वहाँ पे सुलभ शौचालय की आवश्यकता है। जो मार्ग जो क्षतिग्रस्त है उसकी आवश्यकता है। तमाम चीज़ें जो है आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो कमी है अपने रेल मंत्रालय को अवगत कराएंगे और जो उनमें जो भी अपने अधिकारी उनसे भी आग्रह करके उसका निपटारा कराएंगे। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के कमरिया गांव निवासी संजय बनवासी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और दबंगों द्वारा उनके आवंटित आवास का निर्माण रोकने के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पीड़ित संजय बनवासी ने बताया कि वो अपना पुराना मकान गिराकर आवंटित नए मकान का निर्माण करा रहा था, जिसे दबंगों ने रोक दिया। उसके भूमिधर पर जबरदस्ती कब्जा कर दबंग जानमाल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि इसकी शिकायत उसने जब उप जिलाधिकारी मेहनगर को की तो उन्होंने ऐसा तरवा थाना को एसओ थाना तरवा को निर्देशित किया कि भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर बनवासी का आवास बनवाए, लेकिन 10 रोज बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने पर पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई है। और पीड़ित ने बताया कि इस भीषण कोहरे व ठंड में हमारा परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर है। किस गांव से हैं? कमरिया गांव। थाना कौन सा है? करवा। क्या मामला आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आज आए हुए? ये आवास के वास्ते आए। क्या आवास में क्या मामला, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये बनने नहीं देता आवास। कौन नहीं बनने दे रहा है? सुभाष राम। गांव का ही रहने वाला है? हाँ, गांव का रहने वाला है। प्रधान भी रहा है। अधिकारी क्या किसी अधिकारी के पास कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई सुनाई होते गए होते तहसीलदार को किया, तो तहसीलदार आए नहीं, 10 दिन हो गए। क्या चाहते हैं आप? वो साहब हमको बनना चाहिए, पुरानी आबादी है उस पर घर मकान बनना चाहिए। जिलाधिकारी के पास गए थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? बोला कि तहसीलदार को कोचिंग करेंगे, तहसीलदार गया नहीं, 10 दिन हो गया। रौनापार में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के क्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और जय श्री राम नाम के उद्घोष से पूरा देवारा क्षेत्र गुंजयमान हो रहा था। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर बच्चे हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और साथ ही नारा दे रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको बता दें कि यात्रा नैनीजोर मेला मैदान से आरंभ होकर हाजीपुर कैची बांध से होते हुए भुसौल बाजार, बैदौली, बिहार, अखईपुर मोड़, मनकाडी, हरैया बाजार, गुसाई होते हुए मऊ कुतुबपुर, मोलनापुर रोड, नथुपुट्टी, करखिया मोड़ से वापस होते हुए चांदपट्टी बाजार, करमैनी होते हुए समापन स्थल रौनापार में समाप्त हो गई।